अस्सलाम वालेकुम। जब डिफेंस की सियासत करनी हो तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपके पास सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा कद काठ किसका है, हुकूमत के अंदर या अपोजिशन के अंदर। इमरान खान को जब 9 अप्रैल को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा और उनकी हुकूमत चली गई, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया जनरल बाजवा को। मीर जाफ़र और मीर सादिक, ये उन्होंने जलसों के अंदर उनको कह के ललकारना शुरू किया, और यही वो बयानिया था जो उनको ज़मीन से गिरे हुए एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी पॉपुलैरिटी थी नहीं, ख़त्म हो चुकी थी 27 मार्च के उस जलसे से पहले। उसके बाद उन्होंने अमरीकी साजिश का बयानिया दिया और ये कहा कि अमरीकी साजिश की माँ के ऊपर यहाँ से बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादिक ने इन लोगों से मिलकर, चोरों और डाकुओं के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिरा दी। लोग भूल गए कि 3.5 साल में हुकूमत क्या थी, गवर्नेंस क्या थी, महंगाई थी या नहीं थी, निज़ाम चल रहा था या नहीं चल रहा था। लेकिन एजुटेशनल पॉलिटिक्स में उसने कामयाबी के साथ अपना लोहा मनवाया और वो सबसे मकबूल लीडर बन गया। जब पीडीएम की बारी आती है तो पीडीएम इधर से उधर देख रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। पीडीएम के अंदर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, और अगर इन्होंने डिफेंस करनी है तो डिफेंस के लिए सबसे पहले शहबाज शरीफ को ही आगे आना पड़ेगा। वो इनका सर कलम होता है, इनको कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस में गिलानी की तरह डिस्क्वालीफाई किया जाता है या इनको सज़ा देकर 6 महीने के लिए जेल में डाला जाता है, लेकिन कन्फ्रंट इनको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह जाके अदलिया के ऊपर वो स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट कर दें। वो बदतरीन वाक़या था पाकिस्तानी सियासी और अदालती तहरीक का जो 97 में हुआ था, लेकिन 97 वाले वाक़यात के हम बहुत करीब तरीन पहुँच चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त शहबाज शरीफ वो बयानियाँ देने की पोजीशन में नहीं है, कमज़ोर है सियासी तौर पर, या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर माजी के अपने केसेस का बोझ है। क्योंकि जिस वक्त ये 9 अप्रैल को अदम एतमाद हुआ, उस वक्त 2 लीडर्स के ऊपर मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि सही तगड़े केस मौजूद थे। उनमें से एक हैं शहबाज शरीफ और दूसरे थे आसिफ अली जरदारी। बाकी बेशतर लोग जो PMLN के हैं उनको जाली किस्म के मुकदमात में घेरा गया था। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने मुश्तरका तौर पर सिर्फ मैदान साफ देने के लिए इमरान खान को जिसको दिल आता था पकड़ के अंदर डाल देते थे। शाहिद खाकान को पकड़ा अंदर डाल दिया, मिफ्ता को पकड़ा अंदर डाल दिया, एहसन इकबाल को उठाया अंदर डाल दिया। किसी केस में कोई जान नहीं थी। अगर जान होती तो ये लोग कई साल जेलों की दीवारों के पीछे होते। 2 मुकदमात सही थे। अब दोबारा मुकाबला है, लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त पीडीएम के साथ ये है कि पीडीएम के पास वो पॉपुलर फेस है नहीं है जो बयानियाँ दे सके। पीडीएम इस काम के लिए मरियम नवाज़ को आगे कर रही है। मरियम नवाज़ ने आज भी तकरीर की है और बहुत ज़ोरदार तकरीर की है, लेकिन यही अल्फाज अगर फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ अदा करते तो उनके अंदर वज़न होता। ये बयानिया जो नवाज़ शरीफ ने कल लंदन बैठ के उन्होंने कहा कि 3 जजों के ऊपर कंटेम्प्ट का रेफरेंस देना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की कांपे टांग जाती हैं ये अल्फाज कहते हुए। वो शुरू होते हैं जनाब स्पीकर, ये आजिज़ बंदा हाजिर है इस अवान के एक जो वक़ार है उसको बुलंद करने की खातिर। सब अच्छे अल्फाज अदा करने चाहिए, बुरे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आपको इतराज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 14 या 15 या 16 जितने भी जज इस वक्त मौजूद हैं, उसमें से 5 एक तरफ खड़े हैं, 10 एक तरफ खड़े हैं, और आपके ख्याल के अंदर बेंच फिक्सिंग हो रही है, जो आप चोरी छुपे साहब को कहते हैं कि ये बेंच जनरल फैज़ की तरफ अलाइंड है, इमरान की तरफ अलाइंड है। अगर ये ख्याल आपका है तो फिर फ्लोर ऑफ द हाउस उठ के कहिए और बताइए कि हल क्या है। छुप के इसका हल नहीं मिलेगा। आपको ना महंगाई आप काबू कर सकते हैं, ना मुल्क को आप चला सकते हैं, ना इकॉनमी ठीक कर सकते हैं, ना लोगों को आप जॉब्स और रोज़गार दे सकते हैं। ग्रोथ भी अगले 2-3 साल नहीं होनी, और इन्फ्लेशन भी 1.5 साल कम नहीं होना। तो आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। और एक इशू जो इस वक्त पार्लिमान की सुप्रेमेसी है, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आप बालादस्ती चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस ईवान का वक़ार बुलंद रहे और जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है वो अपने दायरा कार के अंदर रहे, तो कुछ लोगों को फिर अपना असर्ट करना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। डर के सहम के किरदार अदा नहीं होगा। मरियम की तकरीर जो है मैं आपको सुनाऊंगा अभी। 3-4 उनके बड़े तगड़े किस्म के आज स्टेटमेंट हैं जो उनको कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर सकते हैं, और हो सकता है उनको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पनिश भी कर दे। लेकिन शहबाज शरीफ जिसको ये काम करना चाहिए, एटलीस्ट उनके मुंह से मुझे ये अल्फाज नज़र नहीं आए। और अभी पीडीएम का इजलास चल रहा है अभी राइट नाउ, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, और उसी पीडीएम के इजलास के अंदर भी कुछ लोगों ने इस पर शिकवा किया, लेकिन उस शिकवे का असर छोटे मियाँ साहब के ऊपर होगा नहीं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतनी ताकतवर पोजीशन इख्तियार करने की पोजीशन में। मरियम नवाज़ ने फुल बेंच क्यों नहीं बनाया गया, उसके ऊपर आज क्या क्या दिखाइएगा। फुल बेंच नहीं बनाया क्योंकि दिल में खौफ था कि मेरी नाइंसाफ़ी खुल के सामने आ जाएगी। आपने तो खुद ही अपने फैसलों से बता दिया कि आपके फैसले जानिबदाराना है। आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। उसके कहने पर पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं लेगी, कर लो जो करना है। जो मकबूल लोग होते हैं उनको 3-4 जजेस की सहूलतकारी की जरूरत
पड़ती, उनको जनरल फैज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल बाजवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको साकिब निसार की ज़रूरत नहीं पड़ती। सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना, 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि आरटीएस बिठाना पड़ा, और अब इतनी मकबूलियत है कि अगर ये 3-4 जजेस हटा दो इसके पीछे से तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बार कौंसिल का एक अंदाज़ा यह है कि 73 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन बैठे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर सीनियर मोस्ट जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं फ़ायज़ ईसा वो नहीं है, और सिर्फ 3 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें फ़ायज़ ईसा बैठे हैं। अगर ये बात उनका ये अदादोशुमार ठीक है तो ये बयानिया ये भी शहबाज शरीफ को फ्लोर ऑफ द हाउस देना चाहिए, लेकिन ये भी आज मरियम नवाज़ ने दिया। क्या बोला, दिखाइएगा जी। हर बेंच में वही जज शामिल, वो जज 2017-18 में नवाज शरीफ का मॉनिटरिंग जज था, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, वो नवाज शरीफ साहब के और मेरे मुकदमात पे हमारे सर पे मॉनिटरिंग बेंच बना के वो जज बन के बैठे हुए थे। दूसरे जो जज हैं उन पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, संगीन इल्जामात, और एक जज पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं जिनका आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पड़ा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। सियासी जमातें तो कर लेंगी मशावरत, सियासी जमातें आप भी जरा अपने ब्रदर जजेस के साथ बैठकर मशावरत कर लें। लेटेंटली एक शख्स को कौम पे फिर मुसल्लत करने की पूरी कोशिश हो रही है। एक और जो सबसे बड़ा इशू है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल ये है कि हुकूमत अक्टूबर में इंतखाबात इसलिए चाहती है कि सितंबर के अंदर चीफ जस्टिस ने रिटायर हो जाना है। आरिफ अलवी साहब वो भी अक्टूबर में सदर नहीं रहेंगे, तो तब ये एक मौका चाहते हैं जिसके अंदर ना ये चीफ जस्टिस हो ना ये सदर हो, तो ये अपनी मनपसंद खिलाड़ियों के साथ इंतखाबात में PDM चली जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये यकीन है कि वो पंजाब के अंदर अभी इंतखाबात होंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन PMLN के ऊपर उनका ख्याल ये है कि इनको अपनी मर्ज़ी के अंपायर चाहिए। वो जो इमरान खान कहते थे अंपायर की उंगली उठने वाली, वो एक अंपायर नहीं, बाकी सारे अंपायर भी उनकी मर्ज़ी के चाहिए, फिर ये पंजाब जीत सकते हैं। सुनिए मरियम ने इस हवाले से अपने ख्यालात का क्या कहा। इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है कि क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले जो सहूलतकारी करनी है कर लो। 2017-18 में साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जनरल फैज हमीद ने अंजाम दिया, आज वही सहूलतकारी इस बेंच ने अपने जिम्मे ले ली है। अक्सरियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो, कह रहे वन मैन शो ना मंजूर। आपने चुन कर वो जजेस जिन्होंने फैसले पे इतराज किया था या जिन्होंने इतराज किया था कानूनी नुकात के ऊपर, उनको आपने बेंच से बाहर बिठा दिया और वही हमनवार हम ख्याल जजेस को अपने बेंच में डाल लिया। ये फैसला किया आपने। जो हमारे साथ आज पैनल में मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। सेनेटर पलविशा खान हमारे साथ हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हमारे साथ हैं और शाह खावर साहब हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। मरियम का बयानिया पावरफुल है, कल अगर सुबह सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट में इन्हें तलब कर लिया तो फिर क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान की आइन की जो रूह है वो कुचली जा रही है। पाकिस्तान की आइन का प्रियम्बल ये कहता है कि हम आवाम हैं, हम अल्लाह की दी हुई ताकत को अपने चोज़न रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए नुमाइंदों के तहत लगाएंगे। हमने एक ऑर्डर बनाया है जिसमें ये पार्लिमान होगी, वो हमारे लिए लॉ बनाएंगी, ये हमारी अदलिया होगी, ये हमारी एग्जेक्टिव होगी। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में ये है पिछले कई सालों से कि पाकिस्तान के एग्जेक्टिव को अदलिया ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। PN को भी प्रोटेक्शन हासिल है, अदलिया ने एग्जेक्टिव को ख़त्म जी अदलिया ने, और पार्लिमान को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ तक उन्होंने लिख दिया है कि जी हम आइन भी आप नहीं बदल सकते। एक लॉ पार्लिमान के दोनों हाउस बनाते हैं और एक जज बैठता है हाई कोर्ट का उड़ा देता है। अभी आपकी तरमीम आ रही है, मेरा तो ख़तरा है बतौर शहरी कि चंद दिनों बाद यही कोई हम ख्याल बेंच बैठेगा। आप भी कह रहे हैं हम ख्याल बेंच, मैं तो रोज़ कहता हूँ, लेकिन मेरे पहले आप सवाल का जवाब दें, फिर मैं इस लॉ की तरफ आता हूँ। अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये है, क्या मरियम को सुबह जस्टिस बंदियाल कंटेम्प्ट में तलब कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो खुद भी कह रही है, लेकिन वो करेंगे नहीं। अगर करेंगे तो पहले भी ये हमारी पार्टी में मियां नवाज शरीफ का मेंटर इसी ने इनहेरिट किया है, और बड़ा लीडर बनेगी। आवाम के लीडरों को आप कंटेम्प्ट से कुछ नहीं कर सकते। ये कौन बैठे आपके सामने? इनके लीडर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो सिंधी था,
आज 3 पंजाबी जज बैठे हैं, मैं भी बता देता हूँ, 5 पंजाबी जजों ने हम ये तकसीम क्यों डाल रहे हैं जी सिंधी और ये बेनजीर भुट्टो ने लिखा है अपनी किताब में, और ठीक लिखा है। वो हमारी बड़ी बुरी तारीख है, लेकिन आप अभी पंजाबी की छाप क्यों लगा रहे हैं? मैं बिल्कुल सही है, क्यों 3 पंजाबी बैठे? मैं नहीं चाहता वैसे आप। चलो मैं तो कहता हूँ, पहले हमने बंगालियों के साथ भी जाती की, उसके बाद आपने बीबी के साथ जो हशर किया इन अदालतों ने, नवाज शरीफ को निकाल दिया। अगर इसके साथ कर लेंगे तो क्या होगा? ये भी बैठी हुई तीसरी नस्ल में, नवाज शरीफ का खानदान भी बैठा हुआ है, आते रहेंगे, ये चले जाएंगे तारीख के डस्टबिन में, जैसा कि पहले। अभी तो वैसे मेरा ख्याल है आप सारे लोग ही जाएंगे। आपसे कुछ चलो जो भी शाह खबर साहब से पूछे। शाह खबर साहब, जो हालात नजर आ रहे हैं 97 में सईद उस्मान सिद्दीकी साहब ने 10 रुकनी बेंच बिठाया था और सजाद अली शाह साहब दूसरी तरफ बैठे हुए थे। अखीर में अजमल मियाँ साहब एक्टिंग बन गए थे और फिर फुल कोर्ट वही चीफ जस्टिस बन गए थे। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट, क्योंकि स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट का एक दाग नून लीग पहले उठा चुकी, शायद ना करे, लेकिन बाकी बहुत कुछ वैसा हो सकता है। 3 रुकनी बेंच का फैसला था फायज ईसा साहब का, 6 रुकनी नया बेंच बनाया उन्होंने, उसके फैसले को अंडू कर दिया। पहले सर्कुलर से किया, कहा इसकी तो है ही हैसियत ही कोई नहीं, फिर 6 रुकनी बना के उसको ख़त्म कर दिया। हम तैयार नहीं बैठे हुए अदारा तोड़ने के लिए और लड़ाई के लिए। देखिए 97 की सूरत हाल में और अब की सूरत हाल में फ़र्क ये है कि पहले तो 2 पैरेलल बेंचेस बन जाते थे, एक फैसला करता था, दूसरा उसको ख़त्म कर देता था। अब थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा ये है कि रूल आउट ना करिए कल को अगर बन जाए तो 2 कॉजेस जारी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे बनेगा नहीं, लेकिन जो इंटरनल सूरत हाल है वो प्रैक्टिकली तो चलो 97 वाली नहीं है, लेकिन है बड़ी तशवीशनाक है। जैसे भी आपने फरमाया कि वो जो 3 रुकनी बेंच ने कल फैसला किया, उसी दिन एक 6 रुकनी पहले सर्कुलर से खत्म किया, पहले सर्कुलर से खत्म किया। अब इसमें जो पता है मैं आपको बताऊं, इसमें जो क्वेश्चन ये है कि एक बेंच में एक मैटर पड़ा हुआ है SMC नंबर 4, वो भी फाइनली एडजुडिकेट नहीं हुआ, पार्ट हेयरिंग हुई है, पार्ट हर्ड केस को किसी दूसरे बेंच में नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, आज तक नहीं हुआ। ये पहली दफा हुआ है तारीख में। ये फायज ईसा साहब का जो पहले भी जो बेंच था 2 रुकनी, जिस वक्त उन्होंने सहाफ़ियों की उस पर सुबो मोटो लिया था और उसमें नोटिस किया था, उस पर भी एक बेंच बन गया था और उसको विड्रॉ करके तो फिर उसको उन्होंने फिर उसमें ये भी तय कर दिया। कैसे डिफाइन करें? लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बराबर हैं, उनमें से एक चीफ जस्टिस और बाकी सारे जज हैं। अब उनके फैसले को 3 रुकनी को 2-1 का अक्सरीती राय का फैसला था, अभी दरमियान में था, फैसला मुकम्मल होना था, उसको नया बेंच बना के पहले सर्कुलर से खत्म किया जी, फिर खैरियत सर्कुलर। ये मैं समझता हूं कि ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने खुद गैर कानूनी काम किया। मैं आपको एक गुजारिश करता हूं, ये सर मैं इसके जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी काम किया। मैं कहता हूं कि रवायात से हट कर किया है ये सर, गैर कानूनी है या रवायात से हट कर। मेरी जाती राय में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटर कोर्ट अपील नहीं हुई। मुराद क्या है कि एक बेंच फैसला कर दे और दूसरा बेंच उसको खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता। फिर कभी किसी और मैटर में जब मैटर आता है तो बड़ा बेंच हटाता है। ये पाकिस्तान के आइन की तहत जो रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं उसके ये वाज़े खिलाफ है, पाकिस्तान की जुडिशल कन्वेंशन के वाज़े खिलाफ है। और मैं फर्ज किया एक बेंच से हार जाता हूँ बतौर वकील, मैं दरख्वास्त दूँ कि एक नया बेंच बना के मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे नहीं मिले। सर आप बात अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि कहाँ पे मैं समझता हूँ कि बेहतरी हो सकती थी। ये जो अभी पंजाबी और उस जज की मैं से इत्तेफाक नहीं करता, मैं खुद नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। इस कौम में हमें तकसीम नहीं डालनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब ये बेंच बना था 9 रुकनी, उसमें मेरा ख्याल अगर आप देखें तो उसमें नुमाइंदगी जितने भी अगर आप सूबों को कह भी लें तो थी उसमें, ठीक है जी। अब उसमें 2 जज साहिबान को पे एतराज़ हुआ, मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छा किया अपने ज़मीर का जो है वो उसके मुताबिक कि उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़। फिर पीछे रह गए 7 में जस्टिस सत्तर मिनल्ला, जस्टिस यहिया अफरीदी, ये दोनों के पीके से, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यकसर एक फ़ैसला दे दिया शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक कि ये जो सुओ मोटो एक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हम रद्द करते हैं, हम और हाई कोर्ट के अंदर मामला पहले वहाँ जाए। और उन्होंने हाँ जी ये भी कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम चूंकि ये फैसला दे चुके हैं तो अब ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि हमें वो बेंच में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। रिक्यूज नहीं किया, रिक्यूज नहीं किया, एक ने लिखा, दूसरे ने नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब वो 2 को वापस करके मतलब वो भी हो गए, पीछे 5 रह गए। 5 में से वो 2 को चीफ जस्टिस ने बाद में खुद ही इंक्लूड नहीं किया, हालांकि वो नहीं किया क्योंकि वो उन्होंने ऑप्शन लेकिन मैं अब यहाँ पे अर्ज करता चलूँ, उन 2 जज साहिबान को बसद एहतराम अलहदा नहीं होना चाहिए था, उनको बेंच का हिस्सा रहना चाहिए था। अगर वो बेंच में रह के अगर ये फैसला करते तो फिर 4-3 का बिल्कुल वाज़ेह फैसला था।
ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को अननेसेसरीली अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मरियम का आपने एलिगेशन सुना ना कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई, वो मैं भी बताता हूँ आपको। अब इसमें पता आइडियल सिचुएशन क्या थी? आइडियल सिचुएशन अभी भी ये होगी, मैं बताता हूँ कि पहले तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अपने हाउस को दुरुस्त करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपस में कुछ चीज़ें तय कर लें कि हमने सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी को बहाल रखना, बाकी अपना इख्तलाफ करें जजमेंट्स पे, कोई इशू नहीं है। आइडियल सिचुएशन ये होती कि जो 11 रुकनी बेंच पहले दिन बैठा था, उसमें 9 रुकनी, उसमें जो ऑनरेबल जज अतर मिनल्ला साहब ने एक पॉइंट का इजाफा करवाया था, वो ये था कि इसको भी देखा जाए कि ये असम्बलियां जिस हालात में तहलील हुई है इसकी आईनी हैसियत को भी देखें। और उसमें को शामिल किया गया, नहीं मैं बताता हूँ, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बिल्कुल एग्री किया, उन्होंने कहा यस ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको भी हम रखते हैं। लेकिन बाद में फिर उस पॉइंट को नहीं रखा गया। मैं ये समझता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर तो ये सिचुएशन हो जाती, पहले उस इशू को एडजुडिकेट किया जाता, और अगर ये स्ट्रक्चर कर दिया जाता कि जो चीफ मिनिस्टर की जो पावर्स हैं ये ऐसे ही मतलब किसी बिला वजह नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, तब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ये पावर इख्तियार करें। अगर उसको वो सेट असाइड कर देते, मैं आपको बात बताऊं, एक्सरसाइज करने के लिए अगर वो असेंबलियों की डिसोल्यूशन को सेट असाइड कर देते तो उसका पता क्या असर होता? पीटीआई की पोजीशन भी जो है ठीक रहती, उनको भी इज्जत बरकरार रहती कि हमने तो कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल कर दिया, सुबह मिल जाता। हाँ, सुबह मिल जाता, आपकी जो कंटिन्यूटी है गवर्नमेंट इस क्राइसिस फेज से आगे और उस फेज से आगे चला जाता। फिर वो जो अपने मयाद पूरी करने पे जो है एंड इसका क्या है? क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, स्वाय इसके कि आप लोगों को बहुत मार पिट रही है, सुप्रीम कोर्ट के हाथों, इमरान खान के हाथों, पब्लिक के हाथों, महंगाई के हाथों, इसके अलावा मुझे कोई और तरीका नजर नहीं आता। जुडिशरी एटलीस्ट उसमें एज ए प्लेयर नजर नहीं थी आनी चाहिए, जुडिशरी उसमें नजर आ गई है, ये एक अजीबोगरीब काम हुआ है। देखिए, इमरान खान के हाथों तो हमें कोई मार नहीं पिट रही है, ना अल्लाह करे कि वो दिन आए कि उसके हाथों मार पिटे, लेकिन उसके हाथों जो है मुल्क को मार ज़रूर पिट रही है। इस वक्त आप देख लीजिए, जो हमारा गो के हमारा अंदरूनी मामला है, किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला है, उसके सियासी मामला, उसके मुआशी मामला, लेकिन इस पर बाहर के कौन से ममालिक खेल रहे हैं, बल्कि ममालिक, शायद मैं गलत कह रही हूँ, भारत की हद तक तो वो खेलते हैं हमेशा से, कोई भी मसला हो, लेकिन आप ये देख लीजिए कि अमेरिका से जो आवाज़ें इनके हक़ में उठ रही हैं, वो कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्यों इतनी जो है परेशान है। इस मुल्क में इससे पहले सियासी लीडरान के साथ वो कुछ हुआ है जो मैं समझती हूँ कि अगर वो देखें तो तारीख में शायद ही जो हमारी जो मेरा एक सवाल है यहाँ जो आप बयान आप दे रही हैं, मैं इस पर एक सवाल करना चाहूँगा। क्या इंडिया को पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त दाखिली खलफशार है, इससे ज़्यादा कोई तसल्ली बख्श चीज़ उसके लिए होगी, या उसको फ़ौज भेज के हमसे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो एक CIA का एजेंट के तौर पर रिएक्ट करते हैं ना, आपकी तालिबान टॉक्स में भी इसलिए था, वो अगर बयान दे रहा है तो उनको क्या खुशी नहीं होगी? अफगानिस्तान से आपने उनको मार के जिस तरह भगाया था, चाय पी रहे थे वहाँ पे कि ऑल इज़ वेल, तो ऑल इज़ वेल उनको खुशी नहीं होगी पाकिस्तान के साथ? देखिए, हर स्टेट के अपने जो है वो मसाइल होते हैं, और हमने शायद वहाँ गलतियाँ बिल्कुल की, वो अब हमारे गले सकत पड़ रही हैं। लेकिन अगर किसी और मुल्क के लोग इस हद तक इंटरेस्टेड हैं, देखिए मुझे इल्म नहीं सिवाय कि मैंने एक पढ़ा है ऐसे ही कि ट्रम्प अरेस्ट हो गए, इससे ज़्यादा मेरे पास ना वक्त है ना मुझे इंटरेस्ट है कि मैं अमेरिका जैसे मुल्क के चार्जशीट हो रहा है उस केस पे आप इमरान खान को कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। देखिए ना, मैंने तो पढ़ा नहीं इतना, क्योंकि ना मुझे इंटरेस्ट है हम अपने मसाइल में। इसी तरीके से बहुत से मसाइल दूसरे भारत में भी जो अंदरूनी सियासत है, कितने हम में से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, किसको एक सरसरी सी हेडलाइन देख लेते हैं कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर, इससे आगे हम लोग जो हैं अपने मसाइल में, हर मुल्क अपने मसाइल में गिरा। अब मैं यहाँ से बैठकर मसलन मुसलसल जो है ट्रंप की हिमायत में या किसी भारतीय लीडर की हिमायत में, या हम जो और हमारे साथ यहाँ पैनल में बैठे हुए हम ये लोग शुरू हो जाएं, तो क्या इस बात से कोई, और हमारी हिस्ट्रीज भी हो और हमारे ऊपर कोई ना कोई एक छाप भी हो, तो क्या आपका इस पर जहन मानता है कि ये सिर्फ इसलिए है कि उनको एक लीडर बड़ा पसंद है? या नहीं, लीडर पसंद नहीं, इस वक्त पाकिस्तान इज सो वल्नरेबल, हम इंटरनली इम्प्लोड हो रहे हैं, हम इंटरनली इम्प्लोड हो रहे हैं, और आपके जितने हॉस्टाइल एजेंसीज हैं बहुत खुश होंगी। देखिए, इम्प्लोड होने के लिए भी कैटलिस्ट, मैंने आपको पिछली दफा आप ही के शो पे कहा था कि अंदर से भी
फटने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम देखें सोवियत यूनियन हमसे कितना बड़ा मुल्क था, कितना उनके पास असला था, कितनी बड़ी फौजें थी, अंदर से वो इम्प्लोड हुआ। अच्छा, मैं आपको एक मरियम को और स्टेटमेंट सुनाता हूँ, थोड़ा सा हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इसको लेके आते हैं। चीफ जस्टिस साहब को एड्रेस करके वो कह रही है कि बहुत अफसोस हुआ, जो जेलों में डालने वाला जुमला दिखाएगा। चीफ जस्टिस साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो आपने ताना दिया कि कल तक जो जेलों में थे आज वो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ बड़े अदब से, जेलों में इसलिए थे क्योंकि आपका निजाम अदल उस वक्त जनरल फैज की मुट्ठी में था। वो जेलों में इसलिए थे कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। और आज आप देखें, इमरान हर किसी का नाम लेगा, जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी ये वजह ये है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। चीफ जस्टिस साहब, आपको ये भी कहना चाहिए था कि जो जेलें भुगत के आए हैं उन्होंने झूठे मुकदमे भी भुगते और आपकी नाक के नीचे भुगते। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी में पलवशा से इसका जवाब लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पलवशा, आपके लिए सवाल अधूरा छोड़ा था कि एक रिटायर्ड ISI का जनरल अभी भी इतना पावरफुल है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी फैसला करा लेता है, पूरी हुकूमत के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके भी सारे उसके हाथ में, इमरान खान की तहरीक भी वही चला रहा है, फिर तो वो सुपरमैन है, उसको दोबारा ले आना चाहिए, शायद पाकिस्तान के मसाइल का हल निकला। सही बात है। मेरी समझ से देखिए, ज़ाती तौर पे हो सकता है इसमें हकायक में मेरी समझ से बात बालातर है। आप बताइए सर। इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए कि ये सारे मिलजुल के एस्टेब्लिशमेंट और उनका अदलियाती विंग, जुडिशल विंग मिल के सिस्टम लाए थे। मुराद यही है। कुछ लोग पीछे हट गए, मैं थोड़ा मिस कर लिया। जी, मैं ये कहता हूँ कि मरियम का कहने का मुराद ये, मेरी अपनी जाती राय भी ये है कि एक ग्रैंड स्कीम बनाया गया था बैन-उल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इसके बैन-उल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट में कौन था? CIA आ गई थी इसमें? सारे उसमें इस तरह शामिल थे कि पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना है, CPAC को बंद करना है, और उन्होंने फिर DJSI भी लाया, वो आर्मी चीफ बाजवा भी लाया, हमारे चीफ जस्टिस भी लाया, हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर से कुछ बेवकूफ़ लोग जो है सादे, वो उनसे मिल गए। और ये अदलिया जो है जुडिशल विंग के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट का काम करती है सदियों से। ये वही सिस्टम है, कुछ चले गए, कुछ न्यूट्रल हो गए। ये अदलिया किस एस्टेब्लिशमेंट का काम करती है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट? वो बाद वाले इधर से कराते हैं ना, और बाद का डायरेक्ट भी करते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, आप मुझे कंटेंट में मैं तो या बड़े खतरनाक साकिब निसार ने सुने, ये हमारे तल्लुकात थे, कहना नहीं चाहिए थे वो लगान से, हमने जो स्कूल नहीं दिए थे, ठीक है ना जी। अब पता नहीं किसके कहने पे दे के फिर जाके उनसे मिला था। यार इन बातों को रहने दें। आपको स्कूल किसने दिए थे? साकिब निसार ने। साकिब निसार ने दिए थे जी, खुद। और वो जाके उधर जाके मिला गुलन को, नहीं गुलन से छीन के हमारे फाउंडेशन को और तुर्की वालों के जाके मिला भी था सदर को। आगे ना करें, आगे बाकी बातें नहीं बतानी। नहीं, मैं उस कमेटी का मेंबर था, मजीद ना पूछे मुझसे। अब बात दूसरी है कि अब उस एस्टेब्लिशमेंट के जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट कुछ पुर्जे बचे हुए, उसमें कौन कौन है? अच्छा, मरियम ने बिल्कुल ठीक, मरियम को एक बात और करनी चाहिए इसके बाद कि जनाब आपने मुझसे पर्चा कराया, आपने जाजिब लगाया, आप मॉनिटरिंग बैठे, आपने मुझे सजा दी। जब वो सजा हो गई, जब हाई कोर्ट में गई तो 6 महीने एक ही सवाल पूछते रहे, आप भी पूछते रहे होंगे, यार एक तो पीस ऑफ एविडेंस दिखा दो, और उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया। इनको बीबी को नेक्स्ट टाइम ये भी कहना चाहिए। आप तकरीर में उनको लिख के, मैं आज कहूँगा रात को। शाह खबर साहब से पूछता है। शाह खबर साहब, मुझे लगता है ये है कि PDM जो है कम्प्लीटली लॉस्ट है, वो उसको कुछ उसके पास स्ट्रेटजी नहीं है। कभी वो कहते हैं बाजवा कर गया है, कभी कहते हैं फैज़ कर गया है, अब कहते हैं सारा कुछ जो है बंदियाल ने कर दिया है। ये बस इल्ज़ाम ही ढूंढ रहे हैं, अपना नहीं बता रहे कि हम कुछ कर नहीं सके। आपकी बात दुरुस्त है कि वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लेके नहीं आ सके अभी तक। नो नैरेटिव क्या है? देखिए, या तो कोई दरमियानी रास्ता निकाले, या फिर एक ऐसा स्टैंड ले, फिर आप उसकी परवाह ना करें कि कौन जो है वो इक़्तिदार से महरूम हो जाएगा, फिर आप फ्रंट फुट पे खेलें। ये दरमियान वाली सिचुएशन नहीं है सर, वो फ्रंट फुट वाला बैट्समैन नहीं है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने टेल एंडर को ओपनिंग बैट्समैन बना दिया है, वो बेचारा क्या करे? मैं आपको बताऊं, ये जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें बेस्ट सिचुएशन ये है कि कुछ ना कुछ अपना जो है ना, अपने मौक़िफ़ को से थोड़ा सा पीछे हटें। PDM भी हटे, PTI भी हटे, क्योंकि PTI को भी ये पता है, इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होने वाले। अगर नहीं होने वाले तो फिर कहते हैं फिर ये हंगामा है, खुदा क्या है। बात ये है कि फिर बैठ जाएं। अगस्त में जो है वो असम्बलियों की म्याद पूरी हो रही है, उसके बाद 60 डेज केयर टेकर आने हैं, इसीलिए अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं।
तो क्यों ना आप 2 महीने पीछे आ जाएं, ये 2 महीने आगे चले जाएं, और ये राय आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात ये तो अकल का तकाजा है ना, लेकिन अकल कहीं हो तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये पाकिस्तान होगा तो हमारी सियासतें हैं ना जी। मैं आपको अभी भी ये बताऊं कि बजाय इसके कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू विल बी द लूजर। आपको कंटेम्प्ट फेस करनी पड़ेगी। आपका जो वो लॉ है पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, वो जैसे ही आएगा वो चैलेंज हो जाएगा। तो ये इसलिए आप उस पे जो है ना, आप उस खुशफहमी में मत रहें। उस लॉ के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, वो लॉ आगे नहीं चलने वाला। कोई बात नहीं, मैं ये कहता हूं कि इसका हल यही है। देखिए पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बिठाए कौन इनके साथ? ये मैं कहता हूं कि ये ही कल पहल कर दें कि आए। नहीं, इनके कहने से इमरान इनके साथ नहीं बैठ जाएगा। नहीं देखिए इलेक्शन के मुतालिक उसने कह दिया है कि इलेक्शन की जो है कि मिडल वे निकालने के लिए हम तैयार हैं। सर उसने इंटरव्यू में कहा मेरे लोग बैठेंगे, मैं इनके साथ। चले लोग बैठ जाए, फायदा ही नहीं होगा। आप भी अपने लोग बिठा दें सर। इनको लेकिन मैं एक बंदा इकट्ठा बिठा सकता है, उसका नाम है आर्मी चीफ। नदीम मलिक साहब, आर्मी चीफ के अलावा इनको कोई इकट्ठा नहीं बिठा सकता। नदीम मलिक साहब, आप सिर्फ 90 दिन के इलेक्शंस को जो है ना वो आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आपने इलेक्शन कमीशन 224 को भी देखना है। 224 में ये है कि जब 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, मियाद कंप्लीट होगी, केयर टेकर्स बनेंगे। उसमें केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है। ये अगर इन बैलेंस पाकिस्तान में डिक्लेयर हो गया ना, केयर टेकर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल 224 के अंदर है? नहीं, वो है आपकी उसमें आखिर में जाकर जो बाद में जो उसका लेकिन आइन के अंदर है। आइन के अंदर डाला है वो उस सूरत में आइन के अंदर है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरलुक कैसे कर दी? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ तो ओवरलुक कर ही नहीं सकते। इसको अगर ब्रॉडर बेस पे देखा जाता, सुप्रीम कोर्ट देख लेती। इन तमाम पहलुओं को क्यों नहीं देखता? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है और पंजाब से इलेक्शन हो जाता है तो कल कमीशन का इलेक्शन कैसे होगा पंजाब में? जो अब इसमें एक चीज एम्बिग्विटी है। जो चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करता है उसमें जो है केयर टेकर बनेगी, लेकिन उसके नतीजे में जो इलेक्शन होगा वो जनरल इलेक्शन होगा, वो आइंदा 5 साल के लिए होगा। फर्ज करें ये 14 मई को इलेक्शन हो जाता है, उसमें ABCD कोई भी हुकूमत आ जाता है। अक्टूबर में इलेक्शन है कौमी असेंबली का, तो फिर केयरटेकर कैसे लाएंगे? नहीं आएंगे। यही तो मसला नहीं आएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आंखें मैं यही कह रहा हूं कि उसके अब दूसरा भी एक इसका तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइस वर्सा आईनी प्रोविजन को नजरअंदाज कर दिया। 10 और हैं ऐसी। देखिए मैं बता देता हूं। अब एक और है। अब फेडरल गवर्नमेंट किसकी है? फेडरल गवर्नमेंट PMLN की, उनके अलाइज की है। इलेक्शन होने हैं पंजाब में, केयर टेकर्स बैठी हुई है। क्या आप उसको रूल आउट कर सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी अपने आप को? और वाइस वर्सा। देखिए मैं आपको बताऊं, पंजाब में देखिए मैं आपको बताऊं, और अगर इमरान ना जीता तो फिर देखिए ये जो 18वीं तरमीम में, देखिए 18वीं तरमीम में जो 2-3 चीजें डाली गई थी, 63A क्यों डाला गया था? 63 है कि तो सुप्रीम कोर्ट ने बेड़ा गर्क कर दिया। सारा क्राइसिस उससे पैदा। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एक्ट जो आईनी प्रोविजन है उसको गैर आईनी फैसला नहीं दिया 63। देखिए मेरे उस पे तहफ़्फ़ुज़ात है, बिल्कुल है मेरे अपने बड़े स्ट्रॉन्ग कि वो जो 2 जजेस जिन्होंने डाइसेंट किया है, मैं उनके ख्यालात से बतौर नहीं दो ने वो किया था आपके जस्टिस मंदू खेल ने और जस्टिस मियां खेल ने। उन्होंने कहा कि देखिए मैं बताऊं, ये मैं भी समझता हूं कि दैट इज री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो 3-2 से मेजॉरिटी फैसला वो है, लेकिन वो हमारे ख्यालात से नज़दीक तरीन है। वो जो मंशा थी लेजिस्लेचर की आर्टिकल 63A के, उससे बियॉन्ड है। मैं ये कहता हूँ कि इस पे ये एक कंसेंसस जो है जुडिशरी में भी होना चाहिए था, ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस होता। सर चाहिए वाली चीजें नहीं होगी। नहीं मैं बताऊं, चाहिए से नहीं होगी। उसमें ये चीजें आइसोलेशन में रह जाएगी। अगर इजाजुल हसन को इस 3 रुकनी बेंच में ना दोबारा डालते तो शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। अच्छा, मैं आपको नदीम साहब एक और बात दोबारा डाल के और बड़ा नदीम साहब एक और बात बताऊं, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में मेरी बात सुनते हैं ना, इंडिया में स्टेट के इलेक्शंस होते रहते हैं, वो एक उनके अलग शेड्यूल, लेकिन वहां पे केयर टेकर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में केयर टेकर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर 2 असेंबलियां आ जाती हैं, वो 5 साल के लिए है और इलेक्शन जनरल होते हैं अक्टूबर में, तो सर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करते हुए नजर नहीं आ रहा था। ये एम्बिग्विटीज है, सुना ही नहीं उन्होंने सर, एम्बिग्विटीज है। बैरिस्टर जुल्फुल्लाह साहब, इंडिया पाकिस्तान की एक कोई मेरे ख्याल में 77 में या 78 में कब सीरीज हो रही थी, उनका एक कोई स्पिनर था, दिलीप दोषी शायद उसका नाम था, मैं नाम ना कंफ्यूज कर रहा हूँ। उधर से वो आता था तो इधर से वो इमरान खान बॉल पकड़ के आता था, यॉर्कर फेंकता था, बोल्ड हो जाता था। शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त वही कुछ हो रहा है। तो आप या तो अपना खिलाड़ी बदलें सर, या कोई स्ट्रेटजी बदलें। देखिए मैं जाती या खिलाड़ी आउट करा दे। देखो मैं वो बोल्ड कर देगा। मैं ज़्यादा तौर पे समझता हो चुका है, बल्कि एग्जीक्यूटिव जहां भी हो
उसको एग्जीक्यूटिव के तौर पर असर्ट करना चाहिए। एक असर्ट क्यों नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर? करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इन अदालतों ने एग्जीक्यूटिव को मफलूज कर दिया, इनको उसके सामने भी खड़ा होना चाहिए। पार्लिमान को मंजूर कर दिया, इन्होंने मसलूब कर दिया, पार्लिमान भी अदब से कहता हूँ कमज़ोर है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, इसको भी खड़ा होना चाहिए। ये जो न्यू फाउंड अदालत को मिली है ना आज़ादी, पहले तो हमारे छुरियाँ गले काटते रहे, अब जो है अब भी हमारा ही काटते हैं गला, किसी और को नहीं काटते। लिहाजा मेरा अपना ख्याल ये है कि अवाम के नुमाइंदों को खड़ा होना पड़ेगा और अवाम का राइट लेना पड़ेगा। इसमें तो आप प्रोविजन की बात करें, 4 दिन मैं भी जाता रहा, पार्टियों के बड़े सीनियर वकील वो खड़े हो कहते हैं हमें, अच्छा आपको सुनते हैं नहीं, आखिरी टाइम उठ के चलेगा, सुना ही नहीं। आपकी पीडीएम की जमातों को तो उन्होंने लिफ्ट ही नहीं की, घास ही नहीं डाली। ये कहते रहे सुनेंगे, देखो ये कहते ना पहले दिन कहते रहे सुनेंगे, नहीं सुनी। असद उमर को सुन लिया और आइन की जैसे इन्होंने कहा, और बहुत सारी आइन को क्या होता है, हम कहते हैं होलिस्टिक पढ़ना होता है ना, एक प्रोविजन को दूसरे से तीसरे मिलके फर्ज किया हाइपोथेटिकली इलेक्शन हो जाते हैं। फर्ज किया इमरान खान जीत जाता है वहाँ पंजाब में, 4 महीने बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, वो तो जुल्लू फेरेगा वहाँ कैसे केयर टेकर आएगी? यहाँ भी केयर टेकर नहीं है, अब वहाँ कैसे आएगी? अच्छा पंजाब गेम चेंजर। एक लाइन और मैं शायद इसमें क्लू होगा, आप समझ जाएंगे। पार्लिमान ने बजट जो है इस साल फिक्स नहीं किया हुआ इसके लिए इलेक्शन तो सर 20 अरब है, वो तो ऐसी आप हमें कहानियां नहीं सुने, आप पार्लिमान से मंजूर लिए बगैर, मंजूरी तो करानी पड़ेगी ना। और अगर बगैर मंजूरी के आपने पैसा सुने ना, और अगर पार्लिमान कहती है कि हम इमरान खान का जग्गा टैक्स लगा के लोगों को और महंगाई में नहीं ले जाते और एग्जीक्यूटिव का बिल नाकाम हो जाता है तो कुछ नहीं होगा, क्या बांदियाल साहब स्पीकर को जेल में डालेंगे या पलवाशा को? सर कल आप जो कौमी असम्बली में करारदाद लानी है उसमें ये प्रोविजन डाल देना। मेरा मशवरा ये है कि फाइनेंस बिल ले जाएं और पार्लिमान से पूछ लें, अगर पार्लिमान पैसे नहीं देती बिस्मिल्लाह, पार्लिमान पैसे देने माय मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। यस, पार्लिमान ने पैसे देने ही नहीं क्यों दे पार्लिमान? आवाम पे टैक्स लगाना, लगा पलशाह से पूछना, हमारे साथ लगा दे टैक्स लगाते। वेलकम बैक। पलशाह, जो हम सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं ये नाकी वाली अलामात है, हम तो बड़े आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। अगर लोगों की हालात देखेंगे ना, वो मर रहे होंगे, आटा की लाइनों के अंदर रुसवा हो रहे होंगे, किसी के पास बच्चे की फीस के पैसे नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं दे सकता, किसी के घर के मकान का किराया रह जाता है, तो फिर शायद ये सारी खेलें जो खेली जा रही हैं इसकी गुंजाइश नहीं बनती। होगा क्या, हमारे लोगों के साथ क्या बनेगा? देखिए, मैं तो आपको ये कह रही थी, आपने मेरी बात इतनी सीरियसली नहीं दी, लेकिन क्योंकि बैरिस्टर साहब जो कह रहे थे थेरी इनकी जो आप उस पर हैरान थे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो ये कह रहे थे वो तो खैर एक अलग बात है, लेकिन आप जो हो रहा है वो ज़रा आप निकालें ना हकीम सईद की किताब, उसमें 72 नंबर 70 नंबर सफ़े पे ये सारी दास्तान आज से 20 साल पहले वो लिख के गए हैं। यही सारी बात डॉक्टर इसरार बता के गए हैं। अभी भी ईदी साहब का इंटरव्यू, उससे बड़ी क्या, देखिए ये ऐसी कॉन्स्पिरेसी थेरीज नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हालात जब एक तरफ सारे पॉइंट कर रहे हैं, कहाँ से एक आदमी उठता है, कहाँ पहुँच जाता है, किस तरीके से सारी कुव्वतें मुल्क की जो है वो उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं और उसको मदद करती हैं, कहाँ से आता है जो एक कप चाय पिलाने का किसी को रवादार नहीं, वो ये इतने बड़े जलसे हर दूसरे दिन मुफ्त 10-12 साल एस्टेब्लिशमेंट ने उस पे इन्वेस्ट किया है। यही तो इन सबको नहीं था पता वो कौन है, मैं इसलिए इस थ्योरी को नहीं मानता। नहीं, आप ना माने, लेकिन कुछ लोग लिख के गए हैं, वो कोई उनको कोई इल्हाम तो नहीं हो रहे थे, उसका जवाब भी है। और दूसरी बात ये है, इनसे सिर्फ ये पूछी जो हर दूसरे दिन रैली जलसा, इस पे पैसे कहाँ से लग रहे हैं? लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। अभी फवाद चौधरी ने कहा मैं वो उसके लिए टेलीथॉन करेंगे, इलेक्शन के पैसे नहीं, वो पहले जो टेलीथॉन सैलाब की थी वो भी सारी फ्रॉड थी। सबसे पहले तो इस पे ऑडिट आप डिमांड करें। में कोई लाइन शॉर्ट होगी, वो पैसे सारे आए नहीं, थोड़े से बाकी रह एक सवाल जबरुल्लाह साहब एंड पे प्रोग्राम आ गया। जज साहब बार बार कहते रहे थे हमारी तनख्वाहें काट के इलेक्शन करवाने, 20 अरब ज्यादा तो है नहीं, तो सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें जरूर काटनी है। आपने बड़ी अयाशी करवाई है, जर्नलिस्टों को आपने प्लॉट दिए, जजों को, जर्नैलों को। कल सुबह सारे प्लॉट की तफसील असम्बली में पेश करें, सब कैंसिल करके बेचें, पैसा इकट्ठा करें, इलेक्शन रिफॉर्म करें और फिर आगे इलेक्शन करवाएं। साहब हिम्मत करें, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने बतौर सेक्रेटरी प्लाट मेरा हक था, मैंने नहीं लिया। सिंध में सिविल सर्विस मेरा हक था, मैंने नहीं लिया। पंजाब में मैंने तो नहीं लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं जजों के प्लाट इलीगल हैं सारे। कैसे, आप मुझसे सुन लें। इनकी तनख्वाहें के लिए आइन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंशियल आर्डर होगा, वो हम कराते हैं, हर चंद साल बाद रिवाइज करते हैं।
एक इन्होंने बनाया हुआ है प्रिविलेज एक्ट का, उसमें एक क्लाज लिखी हुई है कि अगर हमारी पे के अलावा कोई चीज़ है तो वो फेडरल सेक्रेटरी के बराबर होगी। इसको ये मिस इंटरप्रेट करके फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह उस जमाने में थी 20,000, अभी हो गई है 2 लाख, इनकी है 15 लाख और पेंशन है 10 लाख। उसको मिस इंटरप्रेट करके खुद ही ये प्लाट लेते हैं। तो सर सुबह हिम्मत करें ना, ये तो कहानी होगी, सुबह लिस्ट पेश करें। चलो अच्छा, रातों को जाते हैं गुलजार साहब, मैं बता रहा हूं आपको, गाड़ी में बैठे कहां जाते हैं? E12 में गए। अच्छा, जाली प्लाट क्रिएट हुए 20 साल बाद। मैंने एक रेट किए वाकिफ अहमद सेक्रेटरी के नाम से कि यार ये प्लाट क्रिएट किए आदम ने, आदम जो सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर का, और उसने कहा ये 2 साल पहले 3 साल पहले, ताकि ये जजों को खुश करो। रात को गए गाड़ी में, वो कहने लगे कि सेक्रेटरी को तो 50-60 का है ना, 50-90 का, हमें बड़े प्लाट दिए जाएं। ठीक है ना जी, यार ये बंद होने चाहिए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, ये सारे सरेंडर होने चाहिए। एक लाइन में सर सारे जर्नलिस्टों, जर्नलों, जजों, इन तीनों के प्लॉटों की फहरिस्त सुबह पार्लियामान में पेश करें और सारे कैंसिल कर दें। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिसी बनानी है तो सबके लिए यूनिफॉर्म, सबके लिए बिल्कुल बनाए। उसकी वजह यह है कि आवाम को तो प्लॉट नहीं मिलता, एक आम शहर गरीब आदमी तो बेचारा सारी उम्र इस ख्वाब में मर जाता है, नहीं मिलता। और दूसरा ये है कि मुझे बताएं कि जो छोटा सुबह टेकअप करे इसे जी, बिल्कुल करें और यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए, बिल्कुल बनाए, हर एक के लिए बनाए। सर शहबाज साहब को फिर आज जाके आप 2 कॉफी, ब्लैक कॉफी पिलाएं उन्हें, दरखास्त कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो सब्जी बेचने के लिए ये जो यहाँ फार्म बनाए गए थे 20 कनाल के, वो क्या हुए? वो है किसके पास, पहले ये पता करें। नहीं, फिर आपको इसलिए चीफ जस्टिस साहब, हमारे मोहतरम मेरे दोस्त इफ्तिखार जैसा आदमी भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जी, इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। मैं तो हूँ गिरा दूं, और ये इमरान खान का घर शामलाट पे कब्जा है, इसको भी गिराना चाहिए। पलविशा खान, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान, शाह खबर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।